हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्र। आप देख रहे हैं हसी इंटरप्राइजेस का चैनल। जी हां, तो आज बात करते हैं MAHY 106 एंड पार्ट 1 आधुनिक विश्व 1870 से 2000 ईस्वी तक देखेंगे हम। इसमें इकाई 2 देखेंगे। उसमें पढ़ने को आज हमको ये मिलेगा कि नव जर्मन साम्राज्य ऑस्ट्रिया के विशेष संदर्भ में देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो आइए नज़र डालते हैं प्रस्तावना में क्या क्या है। आइए देखते हैं। सन 1871 ईस्वी में जर्मनी में एक नवीन युग का प्रारंभ होता है। सन 1871 में जर्मनी में एक नए युग का प्रारंभ होता है। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय एवं नेपोलियन के आत्मसमर्पण के साथ ही जर्मन का एकीकरण पूर्ण हो गया। नेपोलियन ने जब फ्रांस के युद्ध में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया तो जर्मनी का जो है एकीकरण का पूर्ण हो गया। जर्मनी के एकीकरण में प्रसा का चांसलर बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और उसमें का जो प्रसा का जो चांसलर था बिस्मार्क, उसकी बहुत ही भूमिका थी। उसने अपनी कूटनीति, योग्यता, राजनीति, कुशलता एवं रक्त व लौह की नीति के बल पर मात्र 8 वर्ष की अवधि में संयुक्त जर्मन राष्ट्र के स्वप्न को साकार कर दिया। अब जो ये बिस्मार्क चांसलर बिस्मार्क था, उसने जो है अपनी कूटनीति से, योग्यता से, तर्क बुद्धि से, राजनीति से और जो है रक्तपात करके जो है 8 वर्ष की अवधि में जर्मनी राष्ट्र को साकार किया। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात प्रसा का सम्राट विलियम प्रथम जर्मन साम्राज्य का सम्राट बनाया गया तथा बिस्मार्क जर्मन का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया। बिस्मार्क जो था वो प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया। यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा, देखिए एक मिनट। चांसलर है, ये देखिए यही वाला है, इस कर देते हैं। वह इस पद पर 20 वर्ष 1871 से 1890 ईस्वी तक कार्यरत रहता है। इस अवधि में नव जर्मन साम्राज्य का चांसलर बिस्मार्क ने आंतरिक एवं अब देख लेते हैं आंतरिक क्या है। हेडिंग नंबर 2.3 पढ़ेंगे हम। नव जर्मन साम्राज्य एवं बिस्मार्क की आंतरिक नीति क्या थी। नव जर्मन साम्राज्य का निर्माण विभिन्न प्रांतों को मिलाकर किया गया। जो छोटे छोटे प्रदेश थे उनको मिलाकर के जो है नव जर्मन का निर्माण किया गया, जिसमें कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, यातायात, बैंकिंग एवं वाणिज्यिक आदि के संबंध में विभिन्नताएं थी। अलग अलग ये सब सारी विभिन्नताएं थी इसमें। इन विषमताओं को दूर किए बिना देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना असंभव था। अब इन विषमताओं को जब तक दूर नहीं किया जा सकता तब तक राष्ट्रीय एकता की स्थापना कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, असंभव था। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिस्मार्क ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने संपूर्ण राज्य में शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था की स्थापना की तथा सैनिक दृष्टि से जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। अब सैनिक दृष्टि से जो इनका सैनिक का रहा रवैया, बिस्मार्क ने अपनी जो है सैनिक सेवा प्रबल की और सैनिक की दृष्टि से सैनिक व्यवस्था और सेवा जो है अनिवार्य कर दी। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किया और मार्क को राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दिया। उसने रेलवे, डाक तार, सड़क, व्यापार आदि क्षेत्र में पर्याप्त किया। आइए देखते हैं नवीन संविधान का निर्माण। अब नवीन संविधान में देखते हैं क्या क्या योग्यता रहती हैं, क्या क्या भूमिकाएं रहती हैं। बिस्मार्क ने देश के प्रशासन में सुचारू संचालन के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण कराया जो 19 अप्रैल 1871 ईस्वी को लागू हुआ। अब जो चांसलर था उसने जो है संविधान का निर्माण कराया जो कि पूर्ण रूप से लागू हुआ है 16 अप्रैल 1871 ईस्वी को लागू किया इसने। इस संविधान में सम्राट, चांसलर, व्यवस्थापिका सभा एवं न्यायपालिका के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। अब इनके होते हुए जो है सारी व्यवस्थाएं, ये चांसलर और जो न्यायपालिका के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। जर्मनी के संविधान में सम्राट को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वह जर्मन का संघ का अध्यक्ष था। सम्राट के उत्तराधिकारी के संबंध में संविधान मौन था। चूँकि प्रसा के राजा को जर्मन सम्राट बनाया गया, अतः अनुमान लगाया गया कि प्रशासन की परंपरा के अनुसार ही राजा उत्तराधिकारी होता है। सम्राट का सेना मुख्य प्रधान था। सम्राट का जो सेना था वो मुख्य प्रधान था। विदेशी मामलों का निर्णय करना, युद्ध आरंभ करने की घोषणा करना
संसद का अधिवेशन बुलाना, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युत करना आदि अधिकार सम्राट को प्रदान किए गए। अब जो सम्राट था उसको इतने अधिकार प्राप्त थे, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करना, अधिवेशन बुलाना और संसद का अधिवेशन, किस चीज़ की घोषणा करना। जर्मन के प्रधानमंत्री को चांसलर कहा गया, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। वह सांसद के प्रति उत्तरदायी न होकर जर्मन सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी रहा। वह संसद के प्रति जो उत्तरदायी नहीं रहता था, वो सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी रहता था और सम्राट की इच्छा अनुसार ही अपनी शक्तियों का उपयोग करता था। संविधान के अंतर्गत चांसलर को असीमित अधिकार प्राप्त थी। वह उच्च संसद का अध्यक्ष होता था। वह जो है सबसे उच्च हाई अपर लेवल से जो है संसद का अध्यक्ष था, एवं दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता था। दोनों सदनों की जो बैठकें थी उसमें जो भाग लेता था, उसे सभी उच्च प्रशासनिक नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार था। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं, देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं, सांस्कृतिक संघर्ष या कुलवर कैंप। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये वाला है, देखिए 2.5 हेडिंग पढ़ेंगे जी। 1671 से 1871 ईस्वी के बीच बिस्मार्क का जर्मनी के रोमन कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष हुआ। अब इसमें 1671 से 1871 ईस्वी के बीच बिस्मार्क का रोमन कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। उसे कुलवर कैंप अथवा संस्कृति संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। अब इसको जो इनके भी संघर्ष स्टार्ट होता है उसके कुलवर कैंप और सांस्कृतिक संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। जर्मनी का कैथोलिक चर्च अपनी धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता हर कीमत पर बनाए रखना चाहता है। बिस्मार्क चर्च की इस नीति के विरुद्ध था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण अभियान में बिस्मार्क के प्रयासों का कैथोलिक चर्च ने कड़ा विरोध किया। कैथोलिक का जो चर्च था, बिस्मार्क के जो अथक प्रयास हुए उसमें जो है उसने कड़ा जो है विरोध किया था। आइए अब आगे समझते हैं। आप देखेंगे समाजवादियों के साथ संघर्ष कैसा रहा। आइए इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग समझ सकें। नहीं, इरेज करता हूँ इसको। देखिए थोड़ा समझाने के लिए किया हूँ हाईलाइट इसको, ऐसे भी नहीं अगर आता है तो इसको देखिए। इसे ये जो है ये नज़र डालते हैं इस पर। जर्मनी में कार्ल मार्क्स और फर्डिनेंड लैसेल्स ने पूंजी के विरुद्ध मजदूरों को संगठित कर समाजवाद का प्रचार किया। 1848 ईस्वी में लैसेल ने जर्मनी में समाजवादी दल की स्थापना की, किंतु तत्कालीन सरकार ने कठोर नीति अपनाई। 1873 ईस्वी तक इसे विकसित नहीं होने दिया। 1863 से इसे विकसित नहीं होने दिया। कार्ल मार्क्स ने इस दल के विरोध में एक अन्य समाजवादी दल की स्थापना की, किंतु 1875 ईस्वी में गोथा नामक स्थान पर दोनों दलों में संधि हो गई। इन दोनों दलों में अपने समान कार्यक्रम सुनिश्चित किए। जर्मनी के समाजवादी बिस्मार्क की एकांतवादी शासन की घोषणा घोर विरोध किए थे। इन्होंने सरकार से मांग की कि उसे संसाधनों पर पर्याप्त अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहिए और उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करके जनता अर्थात श्रमिकों का कल्याण करना चाहिए। उद्योग धंधे जो भी हों उनमें जो जनता का ताकि जो कल्याण हो सके और वो अपने कार्य को करने में समर्थन दे सके। वह श्रमिक को राज्य समस्त आर्थिक गुप्त मतदान व्यवस्था, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, नागरिकों की राजनीतिक अधिकारों तथा श्रमिकों का संरक्षण संबंधी अधिकारों की मांग थी। उसमें था कि पत्र को संचालित किया जाए, स्वतंत्रता चाहिए हमको और राजनीतिक अधिकार चाहिए हमको, ये सब संरक्षणों की बात की इन्होंने। जर्मनी में समाजवादी के प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो रही थी। 1872 ईस्वी में संसद में समाजवादी दल के एकमात्र 2 सदस्य थे, किंतु 1877 के चुनाव में उनकी संख्या 14 हो गई। 1877 का जो चुनाव था उसमें संख्या उसकी हो जाती है 14। बिस्मार्क और सम्राट विलियम प्रथम दोनों देशों की शासन व्यवस्था के लिए समाजवादी दल को घातक मानते थे। अतः कुलवर कैंप से मुक्ति पाकर उसने समाजवादियों का दमन करने का निश्चय किया। जब 1878 ईस्वी में सम्राट की हत्या का प्रयास किया गया तब बिस्मार्क ने समाजवादियों के ऊपर हत्या का षड्यंत्र का आरोप लगा दिया। बिस्मार्क जो है उसने हत्या का षड्यंत्र का आरोप लगा दिया। उन्हें राज्य और समाज का शत्रु घोषित कर दिया। बिस्मार्क ने समाजवादियों के विरुद्ध संसद में कई कानून पास कराए। अब देखते हैं बिस्मार्क का क्या क्या रहा इसमें। बिस्मार्क की विदेश नीति के मूल्य सिद्धांत इस प्रकार हैं, देखिए आइए जानते हैं। बिस्मार्क ने साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग कर महाद्वीपीय शांति की व्यवस्था का अनुसरण किया ताकि जर्मन साम्राज्य का विघटन न हो और उसे विकास के लिए अवसर प्राप्त हो सकें। अतः उसने घोषणा की जर्मनी एक संतुष्ट देश है। आइए पूरा सारांश देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको देखने को मिला है। पूरे सारांश में देखते हैं कि क्या निचोड़ निकल के आते हैं। जी तो आइए दोस्तों देखते हैं 2.8 सारांश। इसमें बताया गया है कि नव जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर के रूप में बिस्मार्क ने लगभग 20 वर्षों तक
जर्मनी की विभिन्नताएं आंतरिक समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना किया। बिस्मार्क चांसलर जो प्रथम था उसने 20 वर्षों तक जर्मनी की विभिन्न आंतरिक समस्याओं का जो है बहुत ही कठिनाइयों से सामना किया। उसने कठोरता एवं समझौतावादी दोनों नीतियों को अपनाया। बिस्मार्क ने कैथोलिक चर्च और समाजवादियों के प्रति कठोर दमन की नीति अनुसरण की, परंतु जब स्थिति विषम हो गई तब उसने कैथोलिक से समझौता कर लिया। जब स्थिति देखा कि नहीं भैया बनने वाली है तो कैथोलिक से समझौता कर लिया बिस्मार्क ने, और पराजय समाजवादी के माध्यम से समाजवादियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया। यद्यपि वह समाजवादियों के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सका, तथापि वह अपने जीवन काल में समाजवादियों को राजनीतिक शक्ति नहीं बनाने दिया। उसने देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संरक्षण की नीति अपनाई और जर्मनी को विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश बनाया। विदेश नीति के क्षेत्र में बिस्मार्क ने विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश बना दिया। विदेश नीति के क्षेत्र में बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए एक संधि परक सुरक्षा की व्यवस्था की, जिसमें विभिन्न पड़ोसी देशों विभिन्न पड़ोसी देशों से गुप्त की संधियाँ की। वह जानता था कि जर्मनी की सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति सुदृढ़ हो सके आवश्यक है, अतः उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि कर उसे एक शक्तिशाली देश के रूप में परिणत किया। बिस्मार्क ने अपनी संधि व्यवस्थाओं को सफल संचालन किया और शासनकाल में जर्मनी के विरुद्ध किसी शक्तिशाली गुट के उभरने नहीं दिया। यूरोप में शांति व्यवस्था दायित्व का बनाए रखा। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमारी ये सेकंड हेडिंग जो है नौ जर्मन साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया के विशेष संदर्भ में ये पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा चैप्टर आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और वो रहेगा इकाई नंबर 3, फ्रांस का तृतीय गणतंत्र। अब इसमें अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और चैनल को आप सपोर्ट करिए ताकि जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई अगर दिक्कत फंस रही हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट करें। और तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। आप लोगों का दिन शुभ रहे। कल हम फिर इतना ही टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।